morning students, I am Adesh Kumar from Mission Academy. Today we will start our new topic of chapter our environment of class 10. Now students, in previous videos I have discussed about the food chain, food web, like these topics. In this topic we will discuss about the ecological pyramid, biomagnification, ozone layers, depletion of ozone layers, global warming, greenhouse effect. So many topics are there which we have covered in this video. Okay, now we will start from the ecological pyramid. What is ecological pyramid? क्या होता है बेटा ecological pyramid? pyramid आपने पढ़े होंगे, pyramid आप जानते होंगे किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है pyramid का. pyramid ऐसे होते हैं, देखे ना आपने, ऐसे भी होते हैं और इनका हम अगर उल्टा शेप कर लें इनका तो ये इस तरीके से ठीक है. तो इन पिरामिड्स में आपने मतलब हम तो इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ रहे हैं, उसका क्या सेंस है? उसका सेंस ये है जो हमने अभी तक फूड चेन पढ़ी थी, तो फूड चेन जो है वो एक पिरामिड की तरीके से लेवल बाय लेवल जो है वो आगे बढ़ती जाती है. उसमें ये है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो किस पॉपुलेशन में होते हैं, उसके आगे जो कंज्यूमर्स होते हैं वो किस पॉपुलेशन में होते हैं, तो उनका जो रेशियो है वो बढ़ता जाता है या घटता है. ठीक है, तो ये दो तरीके से पिरामिड है. तो हम पहले पढ़ते हैं ग्रासलैंड पिरामिड. क्या पढ़ेंगे पहले? ग्रासलैंड. ग्रासलैंड पिरामिड. ग्रासलैंड पिरामिड जो होता है आपको पता है 4 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं. इसमें क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स यानी कि आपकी ग्रास होती है, ठीक है, किसी भी शेप में हो सकती है ये. इसमें क्या है, इसको हम क्या कह सकते हैं? ऑटोट्रॉफ्स. जो हमारे क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं. क्या है ये? प्रोड्यूसर्स हैं. ठीक है, फिर हमारे क्या आ जाते हैं आपके? प्राइमरी कंज्यूमर. फिर क्या आते हैं आपके? सेकेंडरी कंज्यूमर. और फिर क्या आते हैं? टर्शरी कंज्यूमर. अब प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स हो गए, प्लांट्स हो गए. प्राइमरी कंज्यूमर में क्या हो जाएंगे? जैसे यहाँ पर आपकी गोट आ जाएगी, ठीक है, और आपका ग्रास ऊपर भी आ सकता है, गोट भी आ सकती है. तो ये सारी चीजें किसमें आ जाते हैं? आपके प्राइमरी कंज्यूमर में. ग्रास ऊपर भी आ सकता है इसमें. इसके बाद क्या आता है? सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या होता है? सेकेंडरी कंज्यूमर में लाइन आ जाएगा, बॉक्स आ जाएगी, ये सेकेंडरी कंज्यूमर. टर्शरी कंज्यूमर्स में क्या आ जाते हैं? जो उसके ईगल वगैरह हैं किसमें आ जाते हैं? टर्शरी कंज्यूमर. हॉक है, ईगल है, तो ये सब किसमें आ जाते हैं? टर्शरी कंज्यूमर्स में आ जाते हैं. ठीक है, तो ये है ग्रासलैंड का पिरामिड. यानी कि ये पिरामिड जो है वो नीचे से बड़ा होता है, ऊपर चला जाता है क्या हो जाता है? छोटा होता चला जाता है. क्यों छोटा होता चला जाता है? क्योंकि जो हमारे प्रोड्यूसर्स है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं. आपने देखा होगा घास जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, कम क्वांटिटी में नहीं होती है. ऐसी फिर उसके बाद आप देखेंगे घास को खाने वाले जो है वो उससे कम क्वांटिटी में होंगे, घास से. इसको खाने वाले इनसे भी कम क्वांटिटी में होंगे. आपने देखा होगा फॉक्स जो है, लॉइन वगैरह है, गोट ग्रास ऊपर से कम मिलती है और इनको खाने वाले इनसे और ज़्यादा कम क्वांटिटी. तो इनका जो है वो इस तरीके से जो लेवल है वो आगे की तरफ क्या होता है? मतलब घटता चला जाता है. इंक्रीजिंग ऑर्डर में पिरामिड जो है वो पहले नीचे बड़ा होता है, ऊपर की तरफ वो घटता चला जाता है. ठीक है, अब ट्री का देखें. ट्री पिरामिड में क्या होता है? ट्री जो है आपने देखा होगा, मैं ट्री का बता रही हूँ. ट्री जो है वो सिंगल होता है. आपने एक ट्री देखा, ठीक है, सिंगल ट्री है ये. इसमें आप देखेंगे जो ट्रीज के ऊपर जो बर्ड्स वगैरह रहती हैं, हार्बिवोर्स रहते हैं, वो क्या होते हैं? ये प्रोड्यूसर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया भाई ये. अब इसके ऊपर क्या आएंगे? हार्बिवोर आएंगे, हार्बिवोर्स आएंगे. ठीक है, तो हार्बिवोर्स क्या होंगी? बर्ड्स होंगी. देख सकते हो आप यहाँ पर बर्ड्स वगैरह. मैं बर्ड्स बनाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर बर्ड्स वगैरह होंगी. उसके
है भाई, ठीक है। ये तो एक चेन है, फूड चेन है, ये चलती आ रही है चलती आ रही है, उसी को हम फॉलो करते हैं। तो ये जो हाइपोपैरासाइट्स है इनकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगी, ये मोस्ट क्वांटिटी मतलब इनकी क्वांटिटी जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। उससे कम में क्या आएंगे, ये आपके पैरासाइट्स आएंगे, उससे कम में क्या आएंगे, बर्ड्स आएंगे। और ये क्या हो गया, एक ट्री, ट्री सबसे कम, यानी कि एक ट्री पे कई सारी बर्ड्स रह सकती है। कई सारी का मतलब ये है 10, 15, 20, 25 ट्री तो रह ही सकती है। उसके ऊपर उनके ऊपर पैरासाइट्स रह सकते हैं, जितनी बर्ड्स होंगी उनके ऊपर पैरासाइट्स होंगे। अब पैरासाइट्स के ऊपर भी हाइपोपैरासाइट्स होती है, तो यानी कि बैक्टीरिया वगैरह आप कह सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। तो आपने इस पिरामिड को देखा कि इसका पिरामिड सीधा है, ये पिरामिड कैसा है, उल्टा है। तो ये बेटा होता है जब हम फूड चेन को देखते हैं तो हमें फूड पिरामिड जो है वो फूड चेन के अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ता है। जैसा हमारी फूड चेन फॉलो करेगी वैसे ही हमें पिरामिड इसमें तैयार करना पड़ेगा। तो समझ गए, इकोलॉजिकल पिरामिड। इसी तरीके से पॉन्ड्स का भी होता है, टेरेस्ट्रियल का भी होता है, इसी तरीके से ये सारे पिरामिड्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, वो है हमारा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्या है बेटा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। ये टॉपिक अभी हम कवर करते हैं, थोड़ा सा वेट करिए आप, तब तक इसको आप नोट कर लीजिएगा, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे पॉज कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से पिरामिड कैसे बनती है। पिरामिड तो आपने देखा होगा, क्लास के होते हैं, कुछ बच्चों ने देखा होगा, फिजिक्स में प्रैक्टिकल करते हैं तब देखने को मिलता है पिरामिड इस तरीके का होता है पिरामिड, ठीक है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये है आपका नया टॉपिक, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्या होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? बायोलॉजिकल का मतलब तो आप जानते होंगे लिविंग से हो गया, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हो गया, इसमें कोई चीज मैग्नीफाई करके हम देख सकते हैं, मतलब बड़ी चीजें दिखाई। तो इसका बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी पॉल्यूटेंट्स, जब ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स हमारे इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाते हैं और वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसमें हार्मफुल केमिकल्स वगैरह जो हैं, हार्मफुल केमिकल्स हैं, ठीक है, जैसे आपके DDT वगैरह हो गए और आपकी प्लास्टिक हो गई, आपका ये सोप हो गया, तो ये सारी चीजें जो है ना वो हार्मफुल है या नहीं है हार्मफुल, बताइए। ये फंगीसाइड्स हैं, आपके पेस्टिसाइड्स हैं, फंगीसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, तो ये सारे जो हैं वो सब क्या है, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, ये हार्मफुल है। हार्मफुल कैसे है भाई, ये पॉल्यूटेंट्स है, ये पॉल्यूशन फैलाते हैं। जब ये हमारे इन्वायरमेंट के अंदर आ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं, और पॉल्यूशन बढ़ता है तो बूढ़ों को प्रॉब्लम होने लगती है। हम कैसे सर्वाइव करेंगे, पॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे ना सर्वाइव। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में आप इतना ही जान लीजिए कि इट इज अ फिनोमिना विच एडेड द केमिकल पॉल्यूटेंट्स लाइक fungicides, pesticides, DDT, chemicals, plastic, soaps, these are all pollutants। और ये सबको क्या करते हैं, जब ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट के अंदर मिक्स हो जाती हैं तो ये फिनोमिना की मतलब होता है, ये प्रोसेस होती है जिसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। समझ गए? तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इसमें, लेकिन बस इतना है, आप इतना भी समझ लीजिए, जब ये डिस्टर्ब होगा, जब हमारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होगा, ये चीज़ें जब हमारे एनवायरनमेंट में आ जाएंगी तो हमारी जो फूड चेन है, फूड वेब है, ये सारी चीज़ें जो है वो इससे इफेक्ट करेंगी, सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा।
भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पार्ट करते हैं, पार्ट लेते हैं, उन सब पे जो है वो इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि पॉल्यूटेंट्स जो है, अब आपने देखा होगा गाँव में गोबर वगैरह इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और उसका हम क्या बनाते हैं, खाद वगैरह बनाते हैं, देसी खाद इसको कहते हैं। तो जो देसी खाद होती है, तो आपने देखा होगा खेत में डालने से पहले हम उसको लोग क्या करते हैं, साफ करते हैं। साफ का मतलब उसमें से जैसे पॉलिथिन्स वगैरह है, ये सारी चीज़ें निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, क्या रीज़न है क्यों निकालते हैं? क्योंकि वो इसलिए निकालते हैं, अगर पॉलिथिन्स वगैरह चली गई सॉइल के अंदर, तो वो जो है सॉइल के पोर्स को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, और उसके अंदर जो है मिनरल्स, वाटर्स जो है वो कैसे पहुँचेंगे, नहीं पहुँच पाएंगे ना। तो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए इन चीज़ों को हमें अपने एनवायरनमेंट से दूर रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? एनवायरनमेंट से क्या करना पड़ेगा, दूर रखना पड़ेगा हमें इसको, ठीक है। तो आप इसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो है वो इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, आपके कोर्स में छोटा सा ही है, छोटा सा आप समझ लीजिए इसको, और आप जो है 12th में जो है इसका अच्छा खासा टॉपिक है, इसको आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई पेस्टिसाइड सो हार्मफुल। एक मैं क्वेश्चन आपको देती हूँ, आप नोट करिए साथ साथ। व्हाई पेस्टिसाइड्स, कहते हैं पेस्टिसाइड्स अगर नहीं डालेंगी तो खेती नहीं होगी, तो पेस्टिसाइड्स आर हार्मफुल। तो ये हार्मफुल क्यों? आप इसका मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पेस्टिसाइड्स जो है वो हार्मफुल क्यों है? ये इनकी जरूरत तो हमें खेतों में पड़ती है, बट फिर ये हार्मफुल क्यों है हमारे लिए? सोचिएगा, समझिएगा, और फिर मुझे इसका आंसर आप दीजिएगा, ठीक है। समझ रहे हैं इस बात को? और मैं आपको बताऊं, ये जो है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में 2-3 चीज़ें होती है, जैसे बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये चीज़ों का भी इम्पोर्टेंस होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ें हैं उनको हम अलग रखते हैं, बायोडिग्रेडेबल चीज़ें जो है वो हमारे लिए फायदेमंद होती है, वो सब जो है इसी के अंदर क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है ना, इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाती है, उनको पता भी नहीं चलता है, तो उससे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता है, ना कोई पॉल्यूशन बढ़ता है, लेकिन इनसे जो है वो अच्छा खासा पॉल्यूशन बढ़ जाता है। समझ रहे हैं ना, अच्छा खासा पॉल्यूशन इससे बढ़ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है, जिसमें मैं आपको चाहे तो अभी बता देती हूँ, नहीं तो मैं आगे अगले वीडियो कवर करूँगी, उसमें मैं ओजोन लेयर आपको बताती हूँ। तो ओजोन लेयर जो है उसके लिए एक अच्छा सा टॉपिक है ये, हम उसको